नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 के पाठ संख्या 5 जल में आपका स्वागत है। इससे पहले पिछले की वीडियो में हमने वायु के बारे में जाना था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य वहाँ पे बताए गए थे, और यहाँ पे हम जल के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आपको जो पहला चीज़ ध्यान रखना है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, संघनन होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। और फिर जल चक्र किसको कहते हैं? ये तो हो गया वर्षा। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र, वाटर साइकिल। फिर हमारी पृथ्वी थलसालक के समान है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वो आज भी मौजूद है, बस वो उसका जो स्वरूप हो बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी अलवर जल के बारे में देख लेते हैं। जो साल्टी या नमकीन जल होता है कि मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? तो अलवर जल मतलब जो साफ़ पानी है, लवण जल जो नमकीन पानी है। तो जो साफ़ पानी है उसके स्रोत कौन से हैं? तो नदी होते हैं, ताल होते हैं और हिमनद हैं। हिमनद ग्लेशियर सबसे बड़े स्रोत हैं, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, उनमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया कि समुद्री जल में जो है कौन सा जो है नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो एक प्रक्रिया दिखाई गई है जल चक्र की, कि सबसे पहले जो वाष्पीकरण हो रहा है, फिर वाष्पीकरण होके फिर यहाँ ऊपर जाके संघनन से फिर जो है जब भारी हो जाएंगे जल की जो जल वाष्प हैं, तो वो फिर वर्षण में फिर ये यहाँ पर वापस से एक चक्र बन रहा है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, मैं एक बार रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। बाकी हमने जो डिटेल में विश्व भूगोल की कक्षाओं में देखा, साथ में आपको विश्व भूगोल के हर एक जो महाद्वीप है उसका जो PDF है वो आपको चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है। तो चूँकि समय कम है तो आप वहाँ से जो है मैप ओपन करके आप वहाँ से समझ सकते हैं, जहाँ डिटेल में हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका में हमने रॉकी माउंटेन के बारे में पढ़ा था, रॉकी पर्वत के बारे में, जो कि नवीन वलित पर्वत है। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में हमने एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ा था, जो कि नवीन वलित पर्वत है। इसके अलावा एटलस पढ़ा था हमने, कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। इसके अलावा जो है एटलस पढ़ा था हमने आल्प्स। ठीक है, तो आल्प्स कहाँ पे है? तो आल्प्स जो यूरोप में है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील, ये दोनों कनाडा में है। साथ में विनिपेग झील भी ध्यान रखना। तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील और विनिपेग झील, ये तीनों जो है कहाँ पे हैं? तो ये कनाडा में स्थित है। उसके अलावा सुपीरियर झील यहाँ पे बात किया गया। सुपीरियर झील के बारे में प्रश्न आया था PRT में, तो आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर झील के बारे में हमने डिटेल में उस प्रश्न में भी चर्चा की थी। और जो सुपीरियर झील है ये कनाडा और US के मध्य दोनों में, कनाडा और US दोनों की सीमा पर स्थित है। और इसके अलावा जो है ये 5 झीलों का समूह, जिनको अमेरिका की 5 महान झीलें बोला जाता है, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ USA बोला जाता है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है। और इन 5 झीलों में अगर हम बात करें तो जो मिशिगन है वो केवल जो है USA में है। बाकी जो 4 हैं वो आपकी जो है सुपीरियर, ठीक है, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, एरी, ये सब जो बाकी जो 4 बची मिशिगन को छोड़ के, वो दोनों कनाडा और US दोनों के बीच में स्थित है। इसके अलावा साल्ट लेक की जब बात आए तो USA में स्थित है। उसके अलावा मिसिसिपी नदी के बारे में जानते होंगे कि बर्ड फुट डेल्टा बनाता है, बर्ड फुट डेल्टा के लिए फेमस है, जिसको पक्षी पंजक डेल्टा भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो अमेजन नदी के बारे में भी प्रश्न आया था, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आप वहाँ से PDF जाके एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील आप देख सकते हैं यहाँ से जो इक्वेटर भी गुजरता है। इसके अलावा कॉन्गो नदी है, ये इक्वेटर को 2 बार पार करती है। ठीक है, यहाँ नीचे लिम्पोपो नदी है, तो लिम्पोपो नदी क्या करती है? तो ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। इसके अलावा भारत में एक जो है माही नदी बहती है, तो माही नदी क्या करती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी बहती है। तो ये सब सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, तो जिसके बारे में डिटेल में हमने विश्व महाद्वीप की कक्षाओं में आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं, जल का वितरण समझते हैं। इससे पहले हम लवणता को समझ लेते हैं, सैलिनिटी को समझ लेते हैं। तो लवणता क्या होती है? तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम नहीं होता, 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है उसको हम लवणता बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं। और महासागर की जो औसत लवणता होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे आप परसेंटेज को आप एक बार ये इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करते हैं,
ऐसे करते हैं। लेकिन जो लवणता होती है उसको हम इस तरीके से, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाता है, इसका मतलब होता है पहले 100 था, अभी 100 था, लेकिन एक जीरो और बढ़ गया तो ये 1000 हो गया। तो 35% ऐसे होता है, इसी में एक जीरो लगा देंगे, ये लवणता को दर्शाएगा। तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम इसका मतलब होता है। और ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, पूछा भी गया है। फिर पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल के से ढका हुआ है, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, लेकिन तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना, तो पूछ रहे हैं, ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे महासागरों की बात करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। तो जो जल है पूरा 100%, उसका 97.3% यहीं पे है। उसके बाद फिर जो है, और जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है, तो ध्यान रखिएगा। और बर्फ छत्रक जिसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर्स वगैरह में जो है 2% के आसपास यहाँ पे है, बाकी सब और यहाँ पे है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना महासागर में सबसे ज़्यादा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो आप यही सोचते होंगे कि विश्व जल दिवस बार बार क्यों पूछता है, तो इसी कारण, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तरंगों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तूफान में तेज वायु चलने से विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुनामी कब कहेंगे, जब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग उठते हैं। और इनको कैसे पता करते हैं, तो ग्रेट हार्बर वेव से भी प्रश्न पूछा गया था। ग्रेट हार्बर वेव की मदद से जब ये तरंगे उठती हैं, ग्रेट हार्बर वेव्स तरंगे बहुत ऊंची होती हैं, तब हमें पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। और 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। और साथ में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा 6:45 अक्षांश पे, ठीक है। फिर है सुनामी क्या है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सुनामी के बारे में बताया गया 26 दिसंबर 2004 को आया था। और इसके बारे में कोई उतना आपका जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको उससे रिलेटेड जो प्रश्न आपको कराए गए हैं तो आपसे पहले करा दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और तमिलनाडु के तट पर जो सुनामी द्वारा काफ़ी बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। फिर ज्वार भाटा को समझ लेते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, दिन में 2 बार नियम से, यानी टाइमली, एक मतलब फिक्स होता है ये। तो महासागरीय जल एक बार उठता है फिर गिरता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आती है। ये प्रश्न पूछा गया कई बार अनेक परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। फिर जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो यहाँ पे जो उच्च ज्वार की कंडीशन है उसके लिए क्या होना चाहिए कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिनको हम बृहत ज्वार कहते हैं। इस ज्वार को हम बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तब पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नौ संचालन में कौन सा सहायक होता है, तो उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इनके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो जो टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा, यहीं से इसको लिया जाता है। फिर महासागरीय धाराओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महासागरीय धाराएं ओशियनिक करंट्स क्या होती है, तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। सामान्यतः गर्म जो
गर्म महासागरीय धाराएं होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अभी हम उदाहरण भी देखेंगे, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी, और जो ठंडी धाराएं होंगी वो जो है भूमध्य सागर के, ठीक है, तो भूमध्य सागर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ वो जो है उनकी धारा प्रवाहित होती है। तो ध्रुवों से या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ये भी हम कह सकते हैं, दोनों सही है। फिर लेब्राडोर महासागरीय धारा ये शीत जलधारा है, अभी इसके बारे में देखेंगे। और गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जिस भी स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। वो सबसे बड़ा फिशिंग जोन माना जाता है। जापान के आसपास से उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, अभी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है लेब्राडोर जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ये आपका जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ पे आके जब यहाँ पे मिलते हैं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका जो है मत्स्य क्षेत्र बहुत बढ़िया यहाँ पे है, पाया जाता है। यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पे ओयासियो धारा, ठीक है, और यहाँ से जो है क्यूरोशियो जलधारा है, तो दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके कारण जापान के पास में जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है मछली उत्पादन होता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म एक तरफ से ऊपर से जो है ठंडी जलधारा और यहाँ से जो है गर्म जलधारा दोनों जाके मिल जाती हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जलधारा है आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना है, हेम्बोल्ट जलधारा, जिसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, तो हेम्बोल्ट या पेरुवियन करंट, तो हेम्बोल्ट जलधारा ध्यान रखिएगा। चिली और पेरू के जो तटों के पास में ये जो है काफ़ी एक्टिव रहती है, और इसी के कारण जो है इसी के से संबंधित रहता है। जो आपकी अल नीनो और ला नीनो की जो प्रक्रिया होती है वो हेम्बोल्ट करंट से ही रिलेटेड रहता है। उसके बाद फिर बात करें, फिर आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो नामीब वाला क्षेत्र है, नामीब मरुस्थल का क्षेत्र, तो यहाँ पे बेंगोला जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो बेंगोला जलधारा ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है उसी के तट पे, जो पश्चिमी तट पे बहती है। और फिर यहाँ से अगुलास जलधारा ध्यान रखिएगा। अगुलास जलधारा मोजाम्बिक जो चैनल है आपका, ये मेडागास्कर आपका छोटा सा हो गया, और यहाँ पे जो है अफ्रीका और जो है मेडागास्कर के बीच में, ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में अगुलास जलधारा बहती है, जो कि बहुत ही गर्म होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो जल यहाँ पे ध्यान रखें, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। और जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मत्स्य उत्पादन होता है। प्रश्न है, वह प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगा रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो वाटर साइकिल, जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती है, तो गर्म महासागरीय धाराएं ये भूमध्य रेखा से निकट उत्पन्न होती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम यहीं से उत्पन्न होती हैं। और ध्रुवों के निकट कौन उत्पन्न होती है, तो वो शीत जो है महासागरीय धाराएं या ठंडी महासागरीय धाराएं, जिनमें 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है, तो इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है बात किया जाए, और यहाँ पे जो कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर है, तो ये विशालतम झील है, ठीक है। इसका ये इतनी बड़ी कि इसको सागर बोला जाता है, लेकिन ये विशालतम झील है, तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर ये वास्तव में झील है। और इसके अलावा ज्वार भाटा क्या होता है, तो जल में अत्यधिक जो है उतार चढ़ाव होता है। उसके बाद जो है महासागरीय धाराएं कौन सी होती है, तो ये निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं होती हैं। सुनामी क्या होती है, तीव्र भूकंपी तरंगें होती हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट रह गया था, तो ध्यान दीजिएगा, इजराइल का मृत सागर जो है डेड सी है, उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो ध्यान रखिएगा, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं आराम से, डूबेंगे नहीं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो इजराइल का मृत सागर ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो अगर हम सागर की बात करेंगे जनरली, तो यहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लवणता होती है सबसे ज़्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आज का चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में ज्योग्राफी एनसीईआरटी के। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।